Hello everyone, welcome to Physics Educause. So today is the most important session regarding motion in one dimension because today we are going to see all the four cases. The first case will be the motion with motion object moving with the uniform velocity. Second case will be the object under uniform acceleration. Third case will be the object under uniform retardation, and the fourth case will be the object at complete rest. So let's begin. Now कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से हम क्या समझ सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. ओके, द वेरी फर्स्ट पॉइंट विल बी स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम xt graph will be non-zero. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ जानी चाहिए कि उसका जो स्लोप रहेगा नॉन जीरो रहेगा. जीरो स्लोप का मतलब क्या था? ऑब्जेक्ट एट कंप्लीट रेस्ट. बट यहां पे स्लोप जीरो नहीं होना चाहिए. ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. पोजीशन टाइम, object is moving so the with the constant velocity, so the position is continuously changing with time. Okay, so slope will not be equals to zero. So therefore dx by dt must exist. Okay, क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है. पोजीशन टाइम ग्राफ पे तो हमने कमेंट कर लिया, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या, आप क्या कमेंट कर सकते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन, जो वो एक्सेलरेशन वन डायमेंशन की बात करें, वन डायमेंशन मोशन है, तो हमेशा कंसिडर करिए कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. हम या तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का पेयर लेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन का, या अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन का पेयर लेंगे. तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो उसके अंदर, उसके ऊपर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर, जीरो होगा. जीरो है. वेलोसिटी ना तो इंक्रीज हो रही है ना तो डिक्रीज हो रही है. एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी उस पर एक्ट नहीं करने हैं. कांस्टेंट वेलोसिटी है. वीटी ग्राफ कुछ ऐसा होगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम. अब देख सकते हैं आप, जो समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा. वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस एंड द टाइम ऑन द x एक्सिस, एंड द नेट एक्सेलरेशन विल बी जीरो. सो dv by dt इज इक्वल्स टू जीरो. dv by dt जीरो होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के केस के अंदर, जबकि dx by dt एग्जिस्ट करेगा. और जो स्लोप होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का वो नॉन जीरो होगा. यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है. यहाँ तक बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है. और कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नोट, acceleration only acts in the direction of velocity or direction
opposite to the direction of velocity. Direction of velocity. That is या तो acceleration A and velocity both सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, या फिर acceleration एंड वेलोसिटी दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो सकता है। वन डायमेंशन के केस के अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, जब भी एक्सेलरेशन की बात करी जाएगी ना, तो आप ध्यान रखना इस पॉइंट का, एक्सेलरेशन ओनली एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। या तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्ट करेगा एक्सेलरेशन, या फिर उसकी 180 डिग्री अपोजिट में करेगा। कभी भी 90 डिग्री या कोई भी अदर एंगल पे नहीं करेगा। हम सिर्फ फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। होपफुली आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी था, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ कमिंग टू द केस 2। केस 2 में है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मान लीजिए अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर है, दैट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होगी। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, हम लोग अगर पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में कमेंट करना चाहे तो क्या कमेंट कर सकते हैं? Slope of position time graph will be non-zero unless initial velocity is 0 and the slope is different at different time। कहने का मतलब यह है कि जब अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब तक कि हमें इनिशियल कंडीशन 0 नहीं दिया हो, मान लीजिए अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी? 0। एट दैट वेरी मोमेंट हमारा जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप 0 आ सकता है तब, पर उस पर भी कंडीशन है, एट दैट वेरी स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी नॉन ज़ीरो एंड स्लोप इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। माने कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ये बात तो पक्की कि पोजीशन टाइम ग्राफ का हर एक टाइम पे, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके बताऊँ ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। x t, this graph is showing uniform acceleration। how? अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा वेलोसिटी नॉन ज़ीरो है, तो यानी कि dx by dt will be non-zero and will keep on changing, and most important point here, d2x by dt square is positive। why पॉजिटिव है? पॉजिटिव इसलिए क्योंकि देखिए पॉजिटिव d2x by dt स्क्वायर का मतलब पता है क्या होगा? यहाँ पे ये जो कर्व है ये अपवर्ड फेसिंग होगा, ये कर्व होगा अपवर्ड फेसिंग की तरफ होगा d2x by dt स्क्वायर, यानी कि जो वेलोसिटी होगी विल बी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। d2x by dt स्क्वायर का मतलब है कि स्लोप विल बी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड स्लोप
इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन द गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ। इससे आप टू द पॉइंट समझ सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कुछ इस तरीके से दिखेगा। हो सकता है कि ये सिचुएशन डिपेंडेंट है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी गिवन कंडीशंस क्या है, ऑब्जेक्ट के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं, या फिर आपकी इनिशियल ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम इसको ग्राफ को बना सकते हैं। पर मैंने एक जनरलाइज ग्राफ बनाया है और मैंने एक एक्सप्रेशन बताया दोनों कि अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन है तो यानी कि dx/dt नॉन जीरो होगा, वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग, और जो d2x/dt स्क्वायर है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द dx/dt, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर d2x/dt स्क्वायर अगर स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, अपवर्ड फेसिंग कर्व बनेगा। इसका जो मुंह होगा ना कर्व का वो अपवर्ड फेसिंग होगा d2x/dt स्क्वायर का, ये मतलब होता है। आगे से मैथ्स में भी है तो भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और कमिंग टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, in velocity time graph slope will be constant and non-zero. v t कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज द वेलोसिटी this on y-axis and time on the x-axis, and the velocity is continuously changing with time. Here we can see in velocity time graph slope will be constant and non-zero. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, ये कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे, स्लोप विल बी कांस्टेंट। क्या है ये? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अंडरलाइन करके ब्रैकेट बना के लिख देना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंडीशन। हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन तक ही पढ़ते हैं खाली, उससे आगे नहीं पढ़ पा, उससे आगे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, उसके आगे एनालिसिस आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। तो इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप विल बी कांस्टेंट एंड नॉन जीरो। सो स्लोप विल बी कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है और नॉन जीरो है। नॉन जीरो क्यों होगा स्लोप? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो देयर बट स्लोप मस्ट एग्जिस्ट। ओके, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, अगर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ पे कहीं भी किधर भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या बताएगा? पढ़ाया मैंने, सोचिए क्या बताएगा, थोड़ा सा रिवाइज करिए, देखिएगा पुरानी वीडियोस को। करेक्ट वेलोसिटी पोजीशन टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। गॉट इट? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। इसका एक छोटा सा पार्ट और है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें और समझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर। मैं रब करता हूँ, उसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जिसके बेस पे हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी डिराइव करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, आपको मज़ा आ जाएगा। सपोज objective is traveling from point A to point B, initial velocity that is u, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉइंट में u initial velocity and v is final velocity। so initial velocity u थी उसकी 12 मीटर पर सेकेंड, v फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगा उसको 4 सेकेंड का ट्रेवल करने में बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। कमेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। क्या आएगा इसका एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v माइनस यू बाई टी करना आप, या आपको करना होगा, मैंने सिखा दिया, बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट, आपको वर्बली आपको आंसर आने चाहिए। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ तक सही है। अब मैं इसका कुछ ग्राफ बनाता हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सिक्सटीन 12
4 सेकेंड सी देख सकते हैं आप इसका 12 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, 16 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। ये सब कुछ पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन के आया हमारे पास। सो नाउ इनिशियल वेलोसिटी विल बी 12 मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल वेलोसिटी इज 16 मीटर पर सेकेंड। नाउ एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, आपको एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको मालूम है क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, बिल्कुल करेक्ट। तो मेरे को मालूम है कि एरिया अंडर दिस कर्व इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। दिख रहा है आपको ध्यान से, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक इस ट्राइंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा मेरा 4 सेकेंड इंटू 12 प्लस 4 यहाँ था और ये है 4 एंड 4 इस ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। दिस इज 48 एंड 8 इक्वल्स टू 56 मीटर्स। क्लियर है? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, बस मैंने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। सो मैंने अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया और प्लॉट करने के बाद मेरे को ये इस तरीके का कुछ ग्राफ ऑब्जर्व हुआ। अब मुझे मालूम था कि मैं इसका एरिया निकालना है मुझे। वैसे आपको अगर इसका एरिया निकालना चाहे ना, आप पैरेललोग्राम के जो एरिया का फॉर्मूला है बिल्कुल उसको यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। वैसे पैरेललोग्राम है, 2 पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम के एरिया से भी आप इसको निकाल सकते हैं। 56 मीटर आएगा इसके एरिया अंडर दिस कर्व। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब शुरू होता है। मैं इन दोनों की v प्लस u इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का एक एवरेज ले लेता हूं v डैश के नाम से। ये है v डैश। अब एक मैंने इनिशियल वेलोसिटी थी फाइनल वेलोसिटी, दोनों का एवरेज लेके मैंने v डैश ले लिया। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग v डैश दिस एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज नथिंग बट द 4 सेकेंड, टाइम विल बी द सेम। या हमने ले ली इसकी क्या एवरेज, इनिशियल और फाइनल का एवरेज ले लिया, इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। velocity v dash into time will give the displacement and this displacement will be same as the 56 meter। मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको ग्राफिकली भी समझाऊंगा। जब हम लोग काइनेमैटिक्स की इक्वेशन डिराइव करेंगे तब मैं आपको पूरा ग्राफिकल डेरिवेशन है उसका मैं आपको टू द पॉइंट समझाऊंगा और तब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अभी के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ और आपको एग्जाम्पल से समझने के बाद आपको क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ओके, तो v डैश इंटू टी, v डैश कितना आएगा मेरा 16 प्लस 12 बाई 2 दैट इज 14। सो 14 इंटू 4 56 मीटर 14 इंटू 4 56 मीटर, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर आए हैं। समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो हमने एवरेज लिया ना यहाँ पे v डैश के नाम से, हमने इसको v डैश माना। पहले तो हमने एरिया अंडर द कर्व से सिंपल मैंने इस मोशन का v-t ग्राफ में प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद मैंने एरिया अंडर द कर्व लिया। अभी मुझे काइनेमैटिक्स की कोई इक्वेशन नहीं आती, अभी इक्वेशन हम लोग बाद में समझेंगे। हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट से हम काम कर रहे हैं इस समय। मेरे को कॉन्सेप्ट मालूम था, एरिया अंडर द v-t कर्व विल गिव मी द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स। 56 मीटर आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। बट मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट था। क्या था? मैंने इसकी ले ली, इसकी एवरेज वेलोसिटी ले ली दोनों की, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 करके v डैश ले लिया। 14 आया v डैश मेरे पास और मैंने जब इसको टाइम से मल्टीप्लाई किया ना, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड से, एक्सेप्ट 56 मीटर आया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काइनेमैटिक्स की इक्वेशन कराऊंगा ना नेक्स्ट सेशन में,
नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो काइनेमेटिक्स इक्वेशन के ऊपर ही अपलोड होगी, तब मैं आपको पूरा बताऊंगा ग्राफिकली, दोनों को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस वीटी इसका जो वीटी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे उसका रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के एरिया इसके बराबर आएगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा उस वीडियो में। अभी के लिए आप इसको समझ लें, इस कॉन्सेप्ट को। था ना मज़ेदार? मज़ा आया ना आपको? सो मूविंग ऑन टू द थर्ड। बस अब एक्सेलरेशन 180 डिग्री उल्टा हो जाएगा। थर्ड में क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सो मूविंग ऑन टू केस नंबर थर्ड। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। During retardation, direction of acceleration is 180 degree opposite to the direction of velocity. वन डायमेंशनल के अंदर, ये हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये वेलोसिटी है। कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसका 180 डिग्री अपोजिट होगा, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। दोनों के बीच का एंगल अगर मैं कंपेयर करूं तो दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री। उल्टा एक्सेलरेशन करे, रिटार्ड हो रहा है, ब्रेक लग रहे हैं, गाड़ी बहुत अच्छे से जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अचानक उसके सामने का ऑब्जेक्ट आता है, एक साइकिल वाला आता है, एक जानवर भागता हुआ आता है, अचानक उसका पैडल एक्सेलेटर पैडल पैर एक्सेलेटर पैडल से उठ के ब्रेक पैडल पे जाता है और बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, कार रेस्ट पे आ जाती है। क्या हुआ? उस समय एक्सेलरेट रिटार्डेशन हुआ। क्या हुआ? वेलोसिटी जिस उससे जा रही थी उसके अगेंस्ट 180 डिग्री अपोजिट एक फोर्स लगी, एक एक्सेलरेशन आया जिसने उसको रोक दिया। ये जो रिटार्डेशन है, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि रिटार्डेशन माने कि उल्टा एक्सेलरेशन, 180 डिग्री अपोजिट में एक्सेलरेशन। अब क्योंकि 180 डिग्री अपोजिट में एक्सेलरेशन है, यहाँ पे भी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, तो हम कमेंट के हम इस पर पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरीके से कमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, and consider, and the given condition is u greater than v, that is बॉडी में डीएक्सेलरेशन हुआ है, रिटार्ड हुई है बॉडी। तो इस वजह से हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा किस तरीके से बना सकते हैं, ज़रा देखते हैं इसको। हमें मालूम है कि डी वी बाई डी टी तो रहेगा, क्योंकि यार वेलोसिटी तो है, एक इनिशियल वेलोसिटी एक फाइनल वेलोसिटी, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप आने वाला स्लोप तो कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो मुझे एक बात तो समझ में आ गई, पॉइंट डी एक्स बाई डी टी विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस गिवन एग्जाम्पल के अंदर डी एक्स बाई डी टी ज़ीरो नहीं होंगे, ठीक है। पर मुझे मालूम है कि जो एक्सेलरेशन है वो 180 डिग्री अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर नेगेटिव होगा। अब डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर नेगेटिव है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज नेगेटिव। कर लेते हैं इसके ग्राफ को प्रोजेक्ट।
कुछ इस तरीके से बनेगा इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं क्लियर बना देता हूँ। किधर बनाऊँ? इधर बना देता हूँ, मैं थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ इधर। थोड़ा अच्छा ही बनाइए, मैं इधर बना देता हूँ, कोई बात नहीं। पोजीशन यू, यू एट दिस पॉइंट, ये रही है मेरी टेंजेंट, ये यू, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये वी, और ये टाइम टी। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो कर्व है वो डाउनवर्ड फेसिंग आएगा, क्योंकि डी टू एक्स बाई डी टू स्क्वायर हमारा नेगेटिव, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर नेगेटिव है इस बार, तो डाउनवर्ड फेसिंग कर्व आएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब जो हमारा स्लोप है वो सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हमारा धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। तो उस वजह से क्या है, स्लोप की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज होती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लोप काफ़ी कम है और यहाँ पे स्लोप काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि u ग्रेटर देन v था। आप पोजीशन टाइम ग्राफ से इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। और जो कर्व का जो ग्राफ का जो मुंह है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे। उसमें क्या था, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन में पॉजिटिव था तो ग्राफ ऐसे था, इसमें ऐसे है। ध्यान रखना आप डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन करना सीखे, आप मैथमेटिक्स को इंटरप्रेट करना सीखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएंगे, है ना। हमने मैथ्स को फिज़िक्स को दोनों को यहाँ पे विजुअलाइज कर दिया। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, हमने मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन ली, फिर उससे हमने इंटरप्रिटेशन अपना बना दिया यहाँ पे। बिल्कुल मज़ा आ गया होगा आपको। सो मूविंग ऑन टू केस नंबर 4, द लास्ट केस, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। So now coming to case for body as at rest. So now coming to case 4, that is body at rest. आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हो, आपके सामने एक पर्सन बैठा होता है, ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर आपके जो सामने बैठा हुआ है वो आपको स्टेशनरी लगता है। वो आपके सामने बैठा ही तो हुआ है, स्टेशनरी है वो, पर वहीं उस ट्रेन के बाहर से अब आप मान लीजिए एक तरफ तो आपके ट्रेन में, अपने आप को ट्रेन के अंदर रखिए पैसेंजर के सामने, तब आपको लगेगा कि पैसेंजर बैठा है, बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, उसकी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट भी चेंज नहीं हो रही। वहीं अपने आप को ट्रेन से बाहर निकाल के एक प्लेटफॉर्म पे इमेजिन करिए, जब आप उस ट्रेन को अपने सामने से गुजरता हुआ देखेंगे तो उस पैसेंजर को भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ मिल पाएंगे। सो मूविंग ऑन टू केस नंबर 4, इमेजिन करिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, आपके सामने एक पैसेंजर है, ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, पर आपके सामने बैठा पैसेंजर अपनी उसी पोजीशन पे है, आपके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा। वहीं अपने आप को ट्रेन के बाहर इमेजिन करिए प्लेटफॉर्म पे, आप जब उस ट्रेन में गुजरता हुआ देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो पैसेंजर है, दैट पैसेंजर इज आल्सो मूविंग एट द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। ये है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द व्यूअर, ऑन द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज़ की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, किसी चीज़ के इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, ऑब्जर्वर ने जब तक ऑब्जर्व किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन बिल्कुल सेम थे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इनिशियल पोजीशन को उसने छोड़ा ही नहीं, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, तो इसको हम लिख भी देते हैं, ऑब्जेक्ट इज said to be at rest when object is said to be at rest
that object does not change with time with respect to viewer or sorry observer और ओके बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सब ऑब्जर्वर का ही खेल है। अगर मैं आपको कभी कहूँ ना कि आपके रिस्पेक्ट पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको टैकल करने पड़े कि आपको बताना हो कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या स्टैंड स्टिल है या फिर रिलेटिव मोशन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप उस ऑब्जेक्ट की जगह अपने आप को रख के देखना। अगर मान लीजिए आपके पास रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन आ गया कि आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पास में एक और पर्सन है जो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या करना होगा आपको अपना जो व्यू है, इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन में आपको दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में, अपने आप को भी मोशन में सोचना होगा, उस पर्सन को भी मोशन में सोचना होगा। सब इमेजिनेशन का ही खेल है, इस बात को ध्यान रखना आप। ओके, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप लोग बैठे हो ना, अगर आप बेंच पे बैठे हो सकता है आप कई लोगों के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगे, पर उसी ऑब्जर्वर को अगर मैं स्पेस में भेज दूँ ना और वो अगर आपको एक टेलीस्कोप से देखना चाहे, और हो सकता है कि क्या मालूम वो आपको देख भी ले टेलीस्कोप से बिल्कुल जूम करके, हालांकि मैं नहीं जानता ऐसा कौन सा टेलीस्कोप है जिससे वो देख सकता है, इमेजिन करिए वो आपको देखे तो आपको मोशन में पाएगा, क्योंकि मोशन में ये अंतर है। आप समझने की कोशिश करें कॉन्सेप्ट को। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन पे भी हो सकता है, सब ऑब्जर्वर का खेल है, सब ऑब्जर्वर के देखने का नजरिया है। ओके, सो दैट्स ऑल। केस तो बहुत सिंपल था, बस मुझे आपको ये समझाना था कि ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन से किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है और रेस्ट पे होते हुए भी मोशन में हो सकता है, और होपफुली आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।